वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। मत करो, मंडे को होने वाली पार्टी में अवनी का काम तमाम हो जाएगा, उसके बाद वह हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाएगी। एक बार अवनी रास्ते से आई फिर मैं सीधे मानिक से करूंगी और हमारा जो प्लान है वह पूरा कर हमारा बदला ले लूंगी। जिज्ञासा के चेहरे पर यह कहते हुए डेविल मुस्कान थी। कॉल की दूसरी तरफ मौजूद इंसान भी जिज्ञासा की बात सुनकर खुश हो गया हो। उसने फिर कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही जिज्ञासा ने अपने हाथों में अपने फोन को गोल गोल घुमाते हुए कहा, बदला तो मैं लूंगी, पर सिर्फ बजाज फैमिली से, मानिक से नहीं। मानिक से मैं सच में प्यार करने लगी हूँ और उसे मैं कुछ भी नहीं करने वाली। एक बार बदला पूरा हो जाए उसके बाद मैं और मानिक एक दूसरे के साथ खुशी से जिंदगी बिताएंगे। हम दोनों सबसे दूर चले जाएंगे। दूसरी तरफ अवनी मानिक से जिद करके अपने ऑफिस आ गई। अवनी की चोट भी अब ठीक हो चुकी थी, इसीलिए मानिक ने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। अवनी ऑफिस के सभी स्टाफ से मिली। वह पिछले कई वक्त से अपने वर्क पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। अवनी ने फैसला किया वह सारी केस को सॉल्व करके ही दम लेगी। अनिकेत उसके पीछे से केबिन में आया और उसे सारी रिपोर्ट देने लगा। अकीरा चतुर्वेदी के केस का क्या हुआ? अकीरा फर्म आई थी, अवनी ने पूछा। अवनी की बात सुनकर अनिकेत ने अवनी की तरफ देखकर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, हमने उसे बहुत बार नोटिस भेजे पर वह एक बार भी फर्म नहीं आई। उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोर्ट में भी वह खुद नहीं आने वाली। तुम्हें तो पता ही है ना वह कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है, हॉलीवुड तक उसकी पहुंच है, इसीलिए बस हवा में है। ऊपर से वह इंडिया की इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है कि उसके फैंस हर वक्त उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उसकी एक बुराई तक नहीं सुन सकते। अनिकेत की बात सुनकर अवनी ने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, चाहे वो कहीं की महारानी होगी पर कानून के सामने सब एक है। तुम्हें पता है ना उसने एक मासूम लड़की का एक्सीडेंट किया है, इतनी आसानी से तो वह नहीं बच पाएगी। मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। हाँ मुझे पता है, पर तुम्हें भी पता है अकीरा चतुर्वेदी से उलझना इतना आसान नहीं होने वाला। उसके फैन बुरी तरह से तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और यह अकीरा चतुर्वेदी जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है भी नहीं। उसके कनेक्शन बहुत आगे तक है, इससे टकराना हमें महंगा भी पड़ सकता है, अनिकेत ने अवनी को वार्न करते हुए कहा। अनिकेत की बात सुनकर अवनी अपनी चेयर पर से खड़ी हुई और फिर अपने कोट को सही करते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है, तुम बस मुझे ये बताओ अभी वह कहाँ मिलेगी। अनिकेत ने अवनी की बात सुन गहरी सांस ली। उसे अच्छे से पता था अवनी उसकी नहीं सुनने वाली। अनिकेत ने कहा, मैंने सुना है अकीरा चतुर्वेदी हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी शूट करने के लिए लोनावाला गई हुई है। आज और कल वही शूटिंग होने वाली है। उस मूवी में बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज काम करने वाले हैं। हॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां वहां होगी। अवनी चुपचाप अनिकेत की सारी बातें सुन रही थी। तभी अनिकेत ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, तुम्हें क्या पता है, मैंने तो सुना है शायद वहां द ग्लोबल क्रश एंड स्टार ऑफ स्टार एसआर भी होंगे। वो इस मूवी का एक हिस्सा है सकते हैं, पर अभी तक इसके बारे में किसी को ठीक से नहीं पता। शायद एसआर नहीं चाहता उसके आने की खबर उसके फैनन को लगे। तुम उसके सामने अकीरा को कैसे कुछ कहोगी? मैंने सुना है एसआर और अकीरा का पहले से कोई कनेक्शन है। अब तो वही कुछ सोचा जाएगा। अवनी ने चेयर से खड़े ये कहते हुए अवनी बड़ी स्टाइल से केबिन से बाहर निकल गई। अवनी ने ब्लू कलर का प्रोफेशनल सूट पहन रखा था जो उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। अवनी की खूबसूरती के चर्चे तो वैसे ही चारों तरफ थे। अवनी अपनी ऑफिस के बाहर आई ही थी कि तभी उसे मोक्ष ऑफिस की तरफ आते भी दिखाई दिया। मोक्ष को देखकर अवनी के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। मोक्ष तुम यहाँ? अवनी ने मोक्ष की तरफ देखते हुए कहा। अवनी की बात सुनकर मोक्ष ने अवनी को ध्यान से देखा और फिर कहा, हाँ तुम्हें बाय बोलने आया था। बाय बोलने क्यों? और तुम ऐसे अचानक ऑफिस छोड़कर क्यों चले गए? तुमने मेरे किसी कॉल और मैसेज का भी जवाब नहीं दिया, अवनी ने पूछा। मोक्ष ने उसकी तरफ देखा और फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें फर्क पड़ा मेरे ऑफिस छोड़कर जाने से? मोक्ष की बात सुनकर अवनी ने उसकी तरफ देखा। उसे मोक्ष कुछ बदला बदला सा लग रहा था। क्या कुछ हुआ है? अवनी ने मोक्ष से पूछा। अवनी की बात सुनकर मोक्ष ने अपनी गर्दन नामे हिलाया और फिर कहा, मेरे पापा चाहते हैं मैं यूएस से अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करो, इसीलिए मैं यूएस जा रहा हूँ। मोक्ष की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या इसीलिए तुमने ऑफिस छोड़ा? मोक्ष ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसकी बात सुन अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑल द बेस्ट, तुम बहुत अच्छे लॉयर बनोगे और बहुत आगे तक जाओगे।
मोक्ष ने अवनी की तरफ देखकर कहा, मुझे आगे तक नहीं, मुझे वहीं तक जाना है जहां तक वह जाए जिससे मैं प्यार करता हूँ। मोक्ष की बात सुन अवनी ने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? अवनी के सवाल का मोक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर कहा, मुझे जाना होगा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। ये कहते हुए मोक्ष ने अवनी से बाय कहा और फिर तुरंत वहां से चला गया। अवनी वही हैरानी में मोक्ष को जाते हुए देखती रही। उसे ठीक से कुछ समझ नहीं आया, पर वह इतना महसूस कर पा रही थी, मोक्ष में कुछ तो बदलाव आए हैं। पर क्या? यह मोक्ष को क्या हुआ? अवनी ने खुद से ही कहा। उसके बाद अवनी अपनी कार लेकर सीधे वहां से निकल पड़ी। ऑफिस में मौजूद अनिकेत यह सोच रहा था अब आगे क्या होगा। उसे अच्छे से पता था अवनी बिल्कुल भी नहीं देखती थी उसके सामने वाला इंसान कौन है, कितना पावरफुल है। वह सिर्फ अपने केस को सॉल्व करने में लगी रहती। अनिकेत दुआ कर रहा था शूटिंग पर एसआर ना, क्योंकि एसआर के बारे में बहुत सारी रूमर्स फैली हुई थी। एसआर किसी से मतलब नहीं लगता था, पर अगर कोई उसे डिस्टर्ब एटीट्यूड करे तो वह उसे छोड़ता भी नहीं था। एसआर दुनिया भी सबसे ज्यादा फेमस सेलिब्रिटीज है, जिसकी फैन फॉलोइंग का कोई अंदाजा भी नहीं लग सकता। लोनावाला मुंबई से 2-2.5 घंटे की दूरी पर था। लोनावाला पहुंचते पहुंचते अवनी को शाम हो चुकी थी। लोनावाला ऐसी जगह थी जहां पर कभी भी बारिश शुरू हो जाए। अवनी जब तक लोनावाला पहुंची तब तक आसमान में बादल आने लग गए थे। अवनी शूटिंग लोकेशन पर पहुंची। अवनी कार से बाहर आए और उसने चारों तरफ देखा, वहां बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे। चारों तरफ को इधर तो कोई इधर भागे जा रहे थे। ये देखते हुए अवनी ने गहरी सांस रह, पहली बार था जब वह किसी सेलिब्रिटी के खिलाफ केस लड़ रही थी। अवनी सेट की तरफ जाने लगी। वहां हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। वहां अकीरा चतुर्वेदी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अवनी ने भी अकीरा चतुर्वेदी को देखा था। आखिर वह इंडिया इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो थी, अवनी इधर उधर अकीरा को ही ढूंढ रही थी। तभी अवनी ने एक लड़के को रोकते हुए उससे पूछा, अंडरस्को यह अकीरा चतुर्वेदी कहाँ मिलेगी? अवनी की बात सुनकर उस लड़के ने अवनी की तरफ देखा। वैसे तो वह बहुत जल्दी में था और ऐसे रोकने के कारण अवनी को सुनना चाहता था, पर जब उसने अवनी की खूबसूरती देखी तो वह उसमें डूब गया। उसने मुस्कुराते हुए अवनी से कहा, अंडरस्को वह थोड़ी आगे शूटिंग कर रही है। अवनी ने उस लड़के को थैंक यू कहा और फिर आगे बढ़ गई। आसपास मौजूद लोगों का ध्यान अवनी की तरफ जा रहा था, क्योंकि अवनी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। अवनी ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बालों को फ्लिप किया। थोड़ी आगे जाकर अवनी को अकीरा चतुर्वेदी दिखाई देने लगी। वह वहां एक चेयर पर बैठी थी और उसके आसपास 4-5 लोग और खड़े थे। मेकअप आर्टिस्ट अकीरा का टच अप कर रही थी और अकीरा अपनी आंखें बंद किए आराम से वहां बैठी थी। फ्रेंड्स न्यू नॉवल बाय मी। फ्रेम। अवनी की बात सुनकर उस लड़के ने अवनी की तरफ देखा। वैसे तो वह बहुत जल्दी में था और ऐसे रोकने के कारण अवनी को सुनना चाहता था, पर जब उसने अवनी की खूबसूरती देखी तो वह उसमें डूब गया। उसने मुस्कुराते हुए अवनी से कहा, अंडरस्को वह थोड़ी आगे शूटिंग कर रही है। अवनी ने उस लड़के को थैंक यू कहा और फिर आगे बढ़ गई। आसपास मौजूद लोगों का ध्यान अवनी की तरफ जा रहा था, क्योंकि अवनी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। अवनी ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बालों को फ्लिप किया। थोड़ी आगे जाकर अवनी को अकीरा चतुर्वेदी दिखाई देने लगी। वह वहां एक चेयर पर बैठी थी और उसके आसपास 4-5 लोग और खड़े थे। मेकअप आर्टिस्ट अकीरा का टच अप कर रही थी और अकीरा अपनी आंखें बंद किए आराम से वहां बैठी थी। मिल गई मैडम, अवनी ने खुद से ही कहा, फिर अकीरा की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। मिस अकीरा, अवनी ने अकीरा के पास जाकर कहा। अवनी की आवाज सुनकर भी अकीरा ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह वैसे ही चेयर पर आराम से लेते रही। मेकअप आर्टिस्ट और अकीरा के असिस्टेंट ने अवनी की तरफ देखा। अवनी की तरफ देखते हुए मेकअप आर्टिस्ट ने अपने मन में कहा, अंडरस्को ये कितनी खूबसूरत है। अवनी को देख एक पल के लिए मेकअप आर्टिस्ट के हाथ भी रुक चुके थे। अकीरा को कुछ भी रिएक्ट करते ना देखकर अवनी ने फिर से अकीरा से कहा, अंडरस्को माई सेल्फ लॉयर अवनी रेड्डी, मैं यहाँ आपसे एक हिट एंड रन केस के सिलसिले में बात करने आई हूँ। उस कैसे को दूसरी पार्टी की तरफ से मैं ही हैंडल कर रही हूँ, मुझे आपसे इस सिलसिले में बात करनी है। अकीरा ने अपनी आंखें बंद किया ही अवनी की बात सुनकर जवाब दिया, सिर्फ हम में दिया। अकीरा के बिहेवियर से अवनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर खुद को कंट्रोल करके वहां खड़ी थी। उसे हर सिचुएशन को हैंडल करना अच्छे से आता था। उसने सोचा क्यों ना पहले सिचुएशन को पेशेंस से ही हैंडल किया जाए तो अच्छा रहेगा। हमने आपको कई नोटिस भेजे थे, पर अपने उनमें से एक का भी कोई जवाब नहीं दिया, ना ही आप हमसे मिलने के लिए फर्म आए। आप फर्म क्यों नहीं आए? अवनी ने कहा। अवनी की बात सुनकर अकीरा ने कहा, अंडरस्को मैं बिजी थी। क्या आपके लिए ये केस इंपॉर्टेंट नहीं है? अवनी ने अकीरा से कहा। अकीरा ने मेकअप आर्टिस्ट जो वहां खड़ी यह सब देख रही थी उससे कहा, अंडरस्को तुम इन सब फालतू बातों पर ध्यान मत दो, चुपचाप अपना काम करो। मेकअप आर्टिस्ट अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और फिर से अकीरा का मेकअप करने लगी। अकीरा ने अवनी की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया। अवनी अच्छे से समझ रही थी अकीरा क्या करना चाहती है।
अवनी के सब्र ने जवाब दे दिया था। उसने आगे बढ़कर अकीरा के आंखों पर लगे खीरे के 2 टुकड़ों को उठाकर साइड में फेंकते हुए कहा, अंडरस्को मुझे लगता है आपको किसी ने मैनर्स तक नहीं सिखाया है। अवनी की बात सुनकर अकीरा ने अपनी आंखें खोली। उसकी ब्लू आइज किसी को भी डराने के लिए और अपनी अदा में घायल करने के लिए काफी थी। अकीरा एशिया की टॉप एक्ट्रेस थी। उसका चेहरा भी काफी खूबसूरत था, पर कहीं ना कहीं वह अवनी से पीछे ही थी। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने की वजह से अकीरा ने बहुत सारा मेकअप लगा रखा था, जिससे अवनी उसके सामने और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अवनी की स्किन फ्लोरल्स थी। अवनी के ऐसा करने से मेकअप आर्टिस्ट भी हैरान हो गई। अकीरा ने अपनी उंगली के इशारों से मेकअप आर्टिस्ट को रोकने के लिए कहा। मेकअप आर्टिस्ट फिर अकीरा से दूर हो गई। अकीरा ने चेयर पर ठीक से बैठते हुए अवनी की तरफ देखा। अवनी को देखकर एक पल के लिए अकीरा की नजर भी अवनी पर गई। सच में अवनी बेहद खूबसूरत थी। ये देखकर अकीरा को अवनी से थोड़ी चिढ़ हुई। उसे खुद से ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को अपने आसपास देखने भी पसंद नहीं था। उसके हिसाब से वही सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अकीरा ने अवनी से कहा, अंडरस्को अवनी रेड्डी नाम बताया ना तुमने अपना, तो क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और मैनर्स की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है? क्या तुम्हें ये भी नहीं पता अपने से ज्यादा औकात वाले लोगों से कैसे बात करते हैं? मुझे अच्छे से सिखाया गया है किस आदमी से कैसे बात करनी है। आपने एक इंसान का एक्सीडेंट कर दिया और फिर वहां से ऐसे भाग गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपने किसी भी कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दिया। आपको क्या लगता है आप बच जाएगी? एक इंसान को बहुत बुरी तरह घायल किया है आपने, और आपने एक बार उसे जाकर देखने तक की रहमत नहीं उठाई। क्या एक लिस्ट सेलिब्रिटी का ऐसा बिहेवियर होता है? इतना गिरा हुआ। अवनी ने अकीरा की तरफ देखते हुए कहा। आसपास मौजूद लोगों का ध्यान भी अब उनकी तरफ चला गया था। सभी लोग अवनी की बात सुन रहे थे। अवनी की बात सुनकर अकीरा ने अपने एक पैर पर दूसरा पर चढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने के लिए थैंक यू सो मच मिस रेड्डी, पर मेरी फिक्र करने के लिए बहुत से लोग हैं। और जहां तक बात रही एक्सीडेंट की, तो बहुत से लोग हर दिन ऐसे ही गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं। वह उनकी गलती है जो वह देखकर नहीं चलते। मेरा काम नहीं है उन जैसे लोगों की परवाह करना। मैंने सुना है वह लड़की अब ठीक है, उसे थोड़ी बहुत चोट आई है पर वह ठीक हो जाएगी। उसके लिए यह अच्छा था वह अकीरा चतुर्वेदी की कार के सामने आई। अगर उसे और उसकी फैमिली को पैसे चाहिए तो मैं वह पे करने को तैयार हूँ। ऐसे लोगों को सिर्फ पैसों से ही मतलब होता है, उन्हें इंसाफ नहीं सिर्फ पैसे चाहिए। और मिस रेड्डी अगर आपको भी कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। ये कहते हुए अकीरा के होठों पर एक मुस्कान थी, जैसे वह कहीं की क्वीन हो और वह हर किसी को खरीद सकती हो। अकीरा की बात सुनकर अवनी को बहुत गुस्सा आया। जो अब तक धैर्य से काम ले रही थी, उसका धैर्य अब उसे छोड़कर कब का भाग चुका था। अवनी ने मुस्कुराते हुए अकीरा की तरफ देखा और फिर अपने पर्स में से एक नोटों की गड्डी निकाल उसे अकीरा के हाथ में देते हुए कहा, अंडरस्को पैसों की जरूरत तो उनसे ज्यादा आपको है जिसका कैरेक्टर इतना गिरा हुआ हूँ। उसके पास ज्यादा दिन तक पैसे और फेम दोनों नहीं टिकते। फ्यूचर में यह आपके बहुत काम आने वाले हैं, संभाल कर रखना। अवनी की बात सुनकर अकीरा को भी गुस्सा आ गया। उसने उसे नोटों की गड्डी को साइड में फेंकते हुए कहा, अंडरस्को क्या मैं तुम्हें भिखारी नजर आती हूँ? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? रातों रात तुम्हारी पूरी फर्म को खरीद सकते हैं। जिस इंसान को खुद नहीं पता वह कौन है, मुझे कैसे पता होगा वह कौन है? और तुम सब लोगों का ये सेम डायलॉग क्यों होता है? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अरे तुम लोगों को अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए। तुम कौन हो जिन्होंने तुम्हें मैनर्स सिखाने में देर कर दी? पर उनकी भी क्या गलती? जब ऐसी औलाद पैदा हो जाती है तो पेरेंट्स बहुत कुछ भूल जाते हैं। कोई बात नहीं मिस अकेला चतुर्वेदी, अवनी रेड्डी आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनर्स भी सिखा देगी और लोगों से बात करने का तरीका भी। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अवनी की बात सुनकर अकीरा गुस्से में आग बबूला हो गई। आसपास जो लोग सभी उनकी तरफ देख रहे थे, उन्हें अब अपने के लिए डर लग रहा था। सब अच्छे से जानते थे अकीरा चतुर्वेदी का बिहेवियर कैसा है। अकीरा अपनी चेयर पर से खड़ी हुई। उसने गुस्से में अवनी को उंगली दिखाते हुए कहा, यू ब्लडी बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम जैसे लॉयर में अपने पैरों के नीचे लेकर घूमती हूँ, तुम जैसी लॉयर की मेरी सामने कोई औकात नहीं है। तो अपना मुंह बंद रखो, इससे पहले मैं तुम्हारे पास तुम्हारा मुंह भी ना छोड़ूं। ओ माय गॉड, मैं तो डर गई मिस चतुर्वेदी, पर मुझे ऐसी लॉयर आप अफोर्ड नहीं कर सकती। और जहां तक बात रही आपके पैर में लेकर घूमने की, तो कुछ वक्त बाद आप खुद सबके पैरों में नजर आएंगी। जिन फैंस ने आपको सर पर चढ़ाया है वही आपको नीचे पटेंगे, आई प्रॉमिस। और अवनी रेड्डी अपनी सारी प्रॉमिस अच्छे से पूरे करती है, अवनी ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अवनी की बात सुनकर अकीरा हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अंडरस्को ओह माय गॉड, अब मैं समझी तुम्हें पैसा नहीं फ्रेम चाहिए। इस केस के जरिए तुम फ्रेम पाना चाहती हो ना? वैसे भी जब किसी का नाम है अकीरा चतुर्वेदी के साथ आता है तो उसे फ्रेम तो बहुत आसानी से मिल ही जाता है। पर एक बात याद रखना, मेरे फैंस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नेगेटिव फ्रेम पाकर भी तुम क्या कर लोगी? हर जगह गाली खाने का अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो मुझे ऐसे ही बता दो, मैं तुम्हारा काम इजी कर दूंगी।
फ्रेम की जरूरत मुझे नहीं आप जैसे सेलिब्रिटीज को होती है, और जहां तक बात रही गाली खाने की, तो जब आपके फैंस के सामने हकीकत आएगी तो वह लोग आपको इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाले, अवनी ने बिल्कुल काम वॉइस में कहा। अवनी की आवाज काफी शांत थी, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस उतनी ही ज्यादा खतरनाक। वहां मौजूद लोग भी अवनी की बातें सुनकर हैरान थी, शायद पहली बार कोई अकीरा चतुर्वेदी से इस तरह बात कर रहा था। मेकअप आर्टिस्ट तो पीछे खड़ी अवनी की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, उसे पता नहीं क्यों अवनी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। च 198 SR फ्रेम की जरूरत मुझे नहीं आप जैसे सेलिब्रिटीज को होती है, और जहां तक बात रही गाली खाने की, तो जब आपके फैंस के सामने हकीकत आएगी तो वह लोग आपको इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाले, अवनी ने बिल्कुल काम वॉइस में कहा। अवनी की आवाज काफी शांत थी, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस उतनी ही ज्यादा खतरनाक। वहां मौजूद लोग भी अवनी की बातें सुनकर हैरान थी, शायद पहली बार कोई अकीरा चतुर्वेदी से इस तरह बात कर रहा था। मेकअप आर्टिस्ट तो पीछे खड़ी अवनी की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, उसे पता नहीं क्यों अवनी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। अब तक वहां मूवी के डायरेक्टर भी आ गए थे, जो कि एक जाने माने हॉलीवुड के डायरेक्टर थे। यह मूवी हॉलीवुड और इंडिया का मैशअप था, इसीलिए इस मूवी के 2 डायरेक्टर्स थे, एक इंडियन और एक हॉलीवुड। उन दोनों ने जब सेट पर ऐसी आवाजें सुनी तो वह उस तरफ आ गए। यहाँ क्या हो रहा है? इंडियन डायरेक्टर मिस्टर अरिजीत माहेश्वरी ने पूछा। कुछ नहीं सर, सेट पर कुछ फालतू के गिरे हुए लोग आ गए हैं, मैं उन्हें अभी बाहर निकलवाती हूँ, उसके बाद ये शोर भी अपने आप काम हो जाएगा, अकीरा ने कहा। अकीरा की बात सुनकर अवनी ने अपनी आंखों को रोल करते हुए कहा, अंडस्को तुम कितनी अच्छी लड़की हो और कितना सच बोलती हो, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, इसीलिए तुम खुद को फालतू और गिरी हुई बोलने को भी तैयार हो। हाउ स्वीट। अवनी ने यह बड़े ही अजीब एक्सप्रेशंस के साथ कहा था। उसके एक्सप्रेशंस देखकर डायरेक्टर की नजर अवनी के ऊपर ही चली गई। इतनी देर तक उनका ध्यान अवनी पर गया ही नहीं था। हॉलीवुड डायरेक्टर लीन ने अवनी की तरफ देखा, फिर अवनी से मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल लेडी, हु आर यू? माई सेल्फ लॉयर अवनी रेड्डी, अवनी ने हॉलीवुड डायरेक्टर लीन से कहा। अगर तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया हो तो अब यहाँ से निकलो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, तुम्हें अपना पैसा मिलेगा ना फ्रेम, अकीरा ने गुस्से में कहा। अकीरा की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें देखकर एक बात तो कहनी पड़ेगी, कभी भी इस मेकअप वाली शक्ल को देखकर इंसान को जज नहीं करना चाहिए। तुम जैसे लोग मेकअप के पीछे अपना असली उनकी घिनौना चेहरा छुपाते हो। अकीरा चतुर्वेदी, अगर तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ी हीरोइन समझती हो तो वह भी बहुत जल्द समझना बंद कर दोगी। तुम जैसी मामूली सी लॉयर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं प्रिंसेस हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, अकीरा ने बड़े ही घमंड के साथ अपने हाथों को फोल्ड कर मुस्कुराते हुए अवनी से कहा। अकीरा की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराई, उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, फिर अकीरा की आंखों में देखते हुए कहा, अंडस्को मुझे तुम्हारी तरफ प्रिंसेस बनने की जरूरत नहीं, मैं पैदा ही क्वीन हुई थी। ये कहते हुए अवनी का जो ऑरा था वह वहां मौजूद हर कोई महसूस कर पा रहा था। अवनी ऐसे ही कोई बात नहीं कह रही थी, उसकी सब बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अवनी सच में एक क्वीन हो। सेट के अंधेरी कोने के पास खड़ा एक आदमी अवनी की बातें सुन रहा था। अरिजीत माहेश्वरी ने अवनी अकीरा की तरफ देखो, फिर थोड़े गुस्से में अकीरा से कहा, अंडस्को अकीरा ये सेट है, यहाँ तुम्हारे ये पर्सनल मैटर सॉल्व करने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर एसआर ने ये सब देख लिया तो तुम्हें भी पता है वह कितना गुस्सा हो जाएगा, और एसआर का गुस्सा होना यहाँ कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। जैसे ही वहां पर एसआर का जिक्र आया, अकीरा को भी याद आया एसआर भी सेट पर मौजूद है। एसआर को सेट पर ऐसे शोर करना या डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने बहुत सी मूवी पहले इस वजह से बीच में ही छोड़ दी थी। एसआर ही यह मूवी को बनाने की वजह ही थी, क्योंकि एसआर इस मूवी के लिए हाँ बोला था। अगर वह ऐसा हाँ नहीं बोलता तो यह मूवी ही नहीं बनती। आई एम सॉरी सर, अकीरा के कहा, फिर अपने असिस्टेंट को इशारे से बॉडीगार्ड को बुलाने को कहा। कुछ देर में वहां पर बॉडीगार्ड्स आ गए। बॉडीगार्ड को देखकर अवनी बॉडीगार्ड्स ने को देखा और फिर अकीरा से कहा, मुझसे पंगा लेना तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पाओगी मिस अकीरा चतुर्वेदी, ये तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि उसके बाद तुम कोई गलती करने की हालत में ही नहीं रहोगी। अवनी की बात सुनकर अकीरा ने अपने दांत बिचते हुए कहा, ये ब्लडी बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अकीरा ने अवनी को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा। अकीरा के ऐसे सडन अटैक को लिए अवनी तैयार नहीं थी। अवनी नीचे गिरती उससे पहले ही किसी ने अवनी को पीछे से पकड़ उसे संभाल लिया। जब सभी लोगों ने उस तरफ देखा तो सबके मुंह अपने आप बंद हो गए। डायरेक्टर के चेहरे पर पसीना साफ दिखने लगा। वहां मौजूद बाकी लोग भी बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। अकीरा भी अवनी के पीछे देखकर डर गई। वहां एसआर खड़ा था, जिसे देखकर ही सबकी हालत ऐसी हो गई।
हर कोई एसआर के गुस्से से अच्छे से वाकिफ थे, इसीलिए सेट पर बहुत कम शोर किया जाता था क्योंकि एसआर को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एसआर एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया के दिलों पर राज करता था। लड़कियां उसके ऊपर पूरी तरह से पागल थी। वह इंटरनेशनल क्रश था। वहीं दूसरी तरफ मानिक की पर्सनल बॉडीगार्ड्स ने पहले ही बता दिया था अवनी लोनावाला गई है। ये पता चलते ही मानिक ने कुछ प्लान किया और वह भी अपनी सारी मीटिंग और वर्क को छोड़कर कार से सीधी लोनावाला अकेली निकल गया। हर हर महादेव। च 199 आर यू फाइन प्रिंसेस। वहां मौजूद बाकी लोग भी बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। अकीरा भी अवनी के पीछे देखकर डर गई। वहां एसआर खड़ा था, जिसे देखकर ही सबकी हालत ऐसी हो गई। हर कोई एसआर के गुस्से से अच्छे से वाकिफ थे, इसीलिए सेट पर बहुत कम शोर किया जाता था क्योंकि एसआर को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मानिक के पर्सनल बॉडीगार्ड्स ने पहले ही बता दिया था अवनी लोनावाला गई है। यह पता चलते ही मानिक ने कुछ प्लान किया और वह भी अपनी सारी मीटिंग और वर्क को छोड़कर कार से सीधे लोनावाला अकेले निकल गया। अवनी ने अपने पीछे देखा तो वहां एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का उसे पीछे से संभाले खड़ा था। उस लड़के की मस्कुलर बॉडी बिल्कुल किसी पत्थर की तरह थी। वह उसके पीछे ऐसे खड़ा था जैसे अवनी के लिए वहां मौजूद हर किसी से लड़ जाएगा। अवनी भी उस आदमी के चेहरे को अच्छे से पहचानती थी। वह इंटरनेशनल क्रश, द सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड एसआर था। वह अपनी ब्लू आईज से अवनी की तरफ ही देख रहा था। उसकी नजरें अवनी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। एसआर ने अवनी की तरफ देखा और फिर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में उससे पूछा, आर यू फाइन प्रिंसेस। एसआर ने जब अवनी को प्रिंसेस बोला तो सभी लोग उसे ही देखने लगे। सबकी नजरों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी क्योंकि एसआर तो लड़कियों से ठीक से बात भी करना पसंद नहीं करता था। वह मूवी में शूट के अलावा कहीं भी नहीं जाया करता था, ना ही किसी इवेंट में, ना ही किसी अवार्ड शो या पार्टी में। अवनी ने एसआर की तरफ देखा और एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, वेट अ मिनट। ये कहने के बाद अवनी सीधे अकीरा चतुर्वेदी के पास गई। अवनी ने अकीरा के हाथ को मरोड़ उसे अकीरा की पीठ से लगाते हुए थोड़ी गुस्से भरी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था अकीरा चतुर्वेदी, मैं तुम्हारी तरह प्रिंसेस नहीं क्वीन हूँ। तुम जैसी हजारों को मैं अपने लंच और ब्रेकफास्ट में खाती हूँ। एक बात याद रखना, मैं इस तरह की रानी हूँ कि कोई तुम्हें या संभालने वाला भी नहीं रहेगा। यह अवनी रेड्डी का वादा है और अवनी रेड्डी कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ती। ये कहते हुए अवनी ने गुस्से में अकीरा को आगे की तरफ धक्का दे दिया। अकीरा को उसके असिस्टेंट ने जैसे तैसे संभाला। अकीरा अपनी लाल आंखों से अवनी की तरफ देखने लगी। उसका मन कर रहा था कि वह अभी अवनी को खा जाए, पर अवनी ने अकीरा को पूरी तरह से इग्नोर किया और अपने हाथ में पड़ी फाइल को अकीरा की तरफ फेंकते हुए कहा, एक बार इस फाइल को रीड जरूर कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए अवनी ने डायरेक्टर अरिजीत और लीन की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके सेट पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई। डायरेक्टर लिन और अरिजीत दोनों ही अवनी को कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि एसआर अभी वहीं पर मौजूद था और जिस तरह से एसआर ने अवनी को प्रिंसेस कहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने अवनी को कुछ भी कहा तो एसआर नहीं उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसीलिए वह दोनों ही चुप थे। वैसे भी अवनी का एटीट्यूड देखकर तो वह लोग पहले ही थोड़ा घबरा गए थे। अवनी जितने कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर खड़ी थी, उससे साफ पता चल रहा था कि अवनी इतनी आसानी से अकीरा को नहीं छोड़ने वाली। पर अब देखना यह था एशिया की नंबर 1 एक्ट्रेस अकीरा चतुर्वेदी जीतती है या एक छोटी सी लॉयर अवनी रेड्डी। अकीरा भी चुपचाप खड़ी हो गई क्योंकि डायरेक्टर अरिजीत ने उसे अपनी आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा पहले ही कर दिया था। वह नहीं चाहते थे कि बात और आगे बढ़े और शूटिंग लोकेशन पर कुछ भी गड़बड़ हो। डायरेक्टर अरिजीत ने एसआर की तरफ देखा और उससे कहा, एसआर वी आर सॉरी, यहां पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए, पर अभी हमें शूटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इट्स ओवर, एसआर ने कहा। एसआर की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए।
सबको यही लग रहा था एसआर मूवी बंद करने के बारे में ही कह रहा है। डायरेक्टर्स के साथ साथ अकीरा चतुर्वेदी भी हैरान रह गई थी, क्योंकि उसे इतनी मुश्किल से तो एसआर के साथ मूवी करने का मौका मिला था। अगर उसने एसआर के साथ यह मूवी पूरी कर ली तो वह हॉलीवुड में भी बहुत फेमस होने वाली थी। एसआर के साथ जो भी एक्ट्रेस मूवी करती थी वह आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचती थी। अकीरा तो वैसे ही एसआर के करीब रहना चाहती थी। जो बंदा पूरी दुनिया का क्रश है, अगर उसने उसे अपनी जान में फंसा लिया तो उसे एक्टिंग की दुनिया में क्वीन का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि वहां का किंग एसआर जो था। एसआर की पर्सनैलिटी हर एक एक्टर से अलग थी। उसका ऑरा बिल्कुल किसी माफिया किंग के जैसे था। एसआर की बात सुनकर डायरेक्टर लिन ने कहा, एसआर हम ऐसी मूवी को बीच में बंद नहीं कर सकते हैं। मूवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है, इस पर बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए गए हैं। डायरेक्टर अरिजीत ने अवनी की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी है, यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसका करोड़ों का बजट था, जो सिर्फ तुम्हारी वजह से अब बंद हो रही है। इस लॉस के लिए तुम कैसे कंपनस्ते करोगी? अरिजीत की बात सुनकर अवनी को भी अब बुरा लगा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इतनी लोगों का नुकसान हो। एक मूवी में कितने लोगों के एफर्ट्स होते हैं और उनसे कितने लोगों का घर चलता है, ये बात अवनी काफी अच्छे से समझती थी। इसीलिए उसने एसआर की तरफ देखा और रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ये सब जो कुछ भी वह मेरी वजह से हुआ है, आप इस वजह से प्लीज मूवी बंद मत कीजिए। एसआर अवनी की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगा, फिर थोड़ी सॉफ्ट वॉइस में कहा, मैं मूवी बंद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पैकअप करने के लिए बोल रहा हूँ। डोंट वरी, और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यू आर वेरी ब्रेव, यू आर अ क्वीन नॉट अ प्रिंसेस। एसआर की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सबसे अजीब बात तो ये थी, ये बोलते हुए एसआर की होठों पर छोटी सी मुस्कान थी, जो वहां मौजूद हर कोई देख सकता था। एसआर एक्टिंग करते हुए ही मुस्कुराया करता था, वरना एसआर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना तो मानो नामुमकिन ही था। डायरेक्टर लिन ने भी मुस्कुराते हुए एसआर की तरफ देखकर कहा, थैंक यू सो मच एसआर, और उसने फिर अवनी की तरफ देख अवनी से कहा, यू आर रियली वेरी इंप्रेसिव मिस रेड्डी। अवनी ने लिन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर एसआर से कहा, थैंक यू सो मच मुझे गिरने से बचाने के लिए। एसआर ने अवनी की तरफ देखा और फिर कहा, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओनली फॉर यू लिटिल प्रिंसेस। ओह सॉरी क्वीन। ये कहते हुए एसआर अवनी की तरफ ही देख रहा था। वही सेट पर मौजूद हर किसी को सदमे पर सदमा मिल रहा था। अकीरा भी पूरी तरह से शॉक में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था एसआर जो इतने दिनों से उसके साथ शूट कर रहा है, उसने आज तक शूटिंग के अलावा उससे एक शब्द तक नहीं कहा। वह अवनी से इतनी बातें कैसे कर सकता है? वह भी मुस्कुराते हुए एसआर का अवनी को बार बार प्रिंसेस बोलना अकीरा को बहुत गुस्सा दिला रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी अवनी की जान ले ले। एसआर की इस तरह बोलने पर अवनी भी हैरान थी। उसने भी एसआर के बारे में सुना था। एसआर के बारे में सोशल मीडिया पर सबको अच्छे से पता था। एसआर को ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, और यहाँ तो एसआर अवनी से पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। पर एसआर ने अभी तक अवनी से ना ही कोई बदतमीजी की थी, ना ही उसे कुछ गलत कहा था। इसीलिए अवनी ने बस उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। वहां जाने से पहले अवनी ने एक नजर अकीरा की तरफ देखा और फिर वहां साइड में पड़े अपनी पर्स को उठाया। मैं तुम्हें वहां तक छोड़कर आता हूं, एसआर ने कहा। फिर अवनी को आगे चलने को इशारा किया। अवनी ने भी एसआर से कुछ नहीं कहा। एसआर अवनी के साथ साथ सेट से बाहर की तरफ जाने लगा। एसआर सबको झटके पर झटका देते जा रहा था। एसआर जो इतना बड़ा सेलिब्रिटी था, वह क्यों अवनी जैसी लॉयर को बाहर तक छोड़ने के लिए जा रहा था? सबको ऐसा लग रहा था एसआर के अंदर किसी और की ही आत्मा आ गई हो। एसआर नहीं लग रहा था। एसआर को जाते देखकर डायरेक्टर अरिजीत ने डायरेक्टर लिन से कहा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या ये वही एसआर है या एसआर को कुछ हुआ है? एसआर को कुछ नहीं हुआ। मिस रेड्डी है ही इतनी इंप्रेसिव, कोई भी उन्हें देखकर पिघल जाए। हो सकता है एसआर मिस अवनी को पसंद करने लगे हो। अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया में जितनी भी लड़कियां उन सभी का दिल टूटने वाला है, अरिजीत ने हंसते हुए कहा। उन दोनों की बातें सुनकर अकीरा जो वही खड़ी थी, वह गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसका मन कर रहा था वह अभी अवनी को चाकू से मार दे। वहां पर सभी लोगों ने बैकअप करना स्टार्ट कर दिया था। एसआर अवनी के साथ सेट से बाहर की तरफ जा रहा था। एसआर ने मुस्कुराते हुए अवनी से कहा, मानना पड़ेगा मिस रेड्डी, आपका कॉन्फिडेंस किसी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। मैंने सोचा नहीं था
इतनी खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी ज्यादा खतरनाक लड़की होगी। अवनी ने एसआर की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और वैसे भी ये दुनिया कुछ ज्यादा ही जालिम है। यहाँ पर अच्छे लोगों को कुचल दिया जाता है, इसीलिए डेविल बनने में ही भलाई है। तो आप डेविल बनना चाहती हैं? एसआर ने कहा। एसआर की बात सुन अवनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं अभी भी डेविल ही हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं। अवनी की बात सुनकर एसआर ने अवनी की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग और दिल में क्या चल रहा था यह अवनी नहीं जानती थी। उसके चेहरे की एक्सप्रेशंस ऐसे थे जो कोई भी उसके अंदर क्या चल रहा है पता नहीं कर पाता। क्या मैं आपको क्वीन की जगह लिटिल प्रिंसेस बुला सकता हूँ? एसआर ने कहा। एसआर की बात सुनकर अवनी ने एसआर की तरफ देख अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, पर हमारी मुलाकात फिर कभी होगी ही नहीं। किसे पता कब किसकी मुलाकात कहाँ हो जाए। एसआर में एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ कहा। एसआर की बात का जवाब अवनी देती उससे पहले ही अवनी की नजर सेट के ठीक सामने खड़ी कार पर गई। वह कार मानिक की कार थी। मानिक की कार को देखते ही अवनी ने उसे पहचान लिया। मानिक की कार को वहां देखकर एक पल के लिए अवनी थोड़ी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया मानिक की कार यहाँ क्या कर रही है। मानिक लोनावाला में क्यों आया होगा, और वह भी इस शूटिंग लोकेशन पर। कहीं मानिक उसके लिए तो नहीं आया। चैप्टर 200 आखिर कौन है एसआर? क्या मैं आपको क्वीन की जगह लिटिल प्रिंसेस बुला सकता हूँ? एसआर ने कहा। एसआर की बात सुनकर अवनी ने एसआर की तरफ देख अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, पर हमारी मुलाकात फिर कभी होगी ही नहीं। किसे पता कब किसकी मुलाकात कहाँ हो जाए। एसआर ने एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ कहा। अवनी एसआर की बात का जवाब देती उससे पहले देती ही अवनी की नजर सेट के ठीक सामने खड़ी कार पर गई। वह कार मानिक की कार थी। मानिक की कार को देखते ही अवनी ने उसे पहचान लिया। मानिक की कार को वहां देखकर एक पल के लिए अवनी थोड़ी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया मानिक की कार यहाँ क्या कर रही है। मानिक लोनावाला में क्यों आया होगा, और वह भी इस शूटिंग लोकेशन पर। कहीं मानिक उसके लिए तो नहीं आया। अवनी मानिक की कार की तरह ही देख रही थी। एसआर नजर भी मानिक की कार पर पड़ी। वह भी मानिक की कार की तरफ देखने लगा। मानिक की कार की तरफ देखते हुए एसआर के होठों पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी, जैसे पता नहीं वह अपने अंदर कितने ही राज दबाए बैठा हो। अवनी मानिक की कार को ही देखे जा रहा था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अवनी ने अपना फोन उठाकर देखा तो वहां मानिक का ही मैसेज था। तुम्हारे पास 1 मिनट है, जल्दी कार में आओ वरना मैं बाहर आ जाऊंगा। मानिक ने मैसेज में कहा। मानिक का मैसेज पढ़कर अवनी की आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी गर्दन ना में हिलाई। यह आदमी हर वक्त इस तरह उससे बात क्यों किया करता था, जैसे उसे धमकी के अलावा बात करने का तरीका ही नहीं पता है। अवनी के पास समय कम था। उसने जल्दी से एसआर की तरफ देखा और फिर कहा, अंडरस्को मैं चलती हूँ। ये कहते हुए अवनी वहां से जल्दबाजी में जाने लगी कि सामने से आते एक इंसान से टकरा गई। उस लड़के के हाथ में जुस था जो अवनी के कोट पर गिर गया। आई एम सॉरी, उस लड़के ने कहा। एसआर को वहां देख वह लड़का भी घबरा गया था। कोई बात नहीं, अवनी ने कहा और फिर उस लड़के को वहां से जाने को कहा। एसआर जो गुस्से से उस लड़के को घूर रहा था, उसके जाने के बाद उसने अवनी से कहा, अंडरस्को तुम ठीक तो हो? अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। वह वहां से जाती इससे पहले ही एसआर ने अवनी का हाथ पकड़ उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए, तुम पहले चेंज कर लो। एसआर की बात सुनकर अवनी ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, थैंक यू सो मच, पर अभी मुझे जाना होगा। ये कहते हुए अवनी ने एसआर को बाय कहा और फिर तुरंत मानिक की कार की तरफ चली गई। उसे डर था कहीं उसका वह खड़ूस पति सच में घर से बाहर न जाए। वह अभी नहीं चाहती थी कि यहाँ किसी को भी उसके और मानिक के बारे में पता चले। एसआर वहीं खड़ा अवनी को जाते हुए देखे जा रहा था। अवनी तुरंत मानिक के कार में जाकर बैठ गई। उसे अच्छे से पता था मानिक की कार कौन सी है और उसके बॉडीगार्ड्स की कार कौन। वह सभी कार्स बाहर से दिखने में सेम ही थी, पर अवनी को उनके अंदर मौजूद फर्क समझ आ गया था। कार में बैठा मानिक भी अपनी गहरी नजरों से एसआर की तरफ देख रहा था। एसआर को भी पता था कार में बैठा आदमी उसे ही देखे जा रहा है। मानिक को एसआर की होठों की वो मुस्कान दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर मानिक का ध्यान बार बार उसकी तरफ ही जा रहा था। मानिक को भी पता था बाहर मौजूद वह आदमी उसे ही देखे जा रहा था, जैसे उसे पता होकर के अंदर कौन है। जैसे ही अवनी कार में आई, मानिक ने अपनी नजरें एसआर के ऊपर से हटा ली और फिर अवनी की तरफ देखा। कार में बैठते ही अवनी ने मानिक की तरफ देख कहा, पतिदेव आप यहाँ कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं आपसे मेरे बिना रहा ही नहीं जा रहा हो? आखिर आपकी वाइफ इतनी हॉट जो है कि आप उसे ऑफिस में भी मिस करने लगे और उसके पीछे पीछे इतनी दूर चले आए। अवनी की बात सुनकर मानिक ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके कपड़ों को देख कहा, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं।
मानिक की बात सुन अवनी ने अपने कपड़ों की तरफ देखा और फिर कहा, वह अभी इन पर जूस गिर गया था इसलिए थोड़े गंदे हो गए हैं। मानिक ने अपने फोन से धैर्य को मैसेज किया। धैर्य जो पैसेंजर सीट पर बैठा था, उसने ड्राइवर को मानिक के फार्म हाउस की तरफ लेकर चलने के लिए कहा। मानिक ने अवनी के आने से पहले ही कार में पार्टीशन ऑन कर दिया था, जिससे मानिक और अवनी को न ही उन्हें दिखाई दे रहे थे न ही कुछ सुनाई। वह कौन था? मानिक ने अवनी की तरफ देख पूछा। मानिक की बात सुनकर पहले तो अवनी कंफ्यूज हो गई, पर उसे जैसे ही पता चला मानिक एसआर की बात कर रहा है, उसने कहा, वह सुपरस्टार एसआर थे, उन्होंने आज मेरी थोड़ी मदद भी की थी और अभी बाहर तक छोड़ने आए। अवनी की बात सुनकर मानिक भी कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था यह अवनी नहीं जानती थी। क्या हुआ, तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? अवनी ने मानिक के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। अवनी की बात सुनकर मानिक ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन नामे हिलाई, फिर अवनी को पकड़ उसे अपनी गोद में बैठा लिया। ये देख अवनी ने मानिक से कहा, अंडर्स को मेरे कपड़े गंदे हैं, तुम भी गंदे हो जाओगे। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें फील करना है। ये कहते हुए मानिक ने बस अवनी को अपने गले लगा लिया। उसने ना ही तो अवनी को कुछ कहा, ना ही उसके साथ कुछ करने की कोशिश की। वह ऐसे ही अवनी को गले लगाए बैठा रहा। मानिक के इस तरह करने से अवनी भी थोड़ी हैरान रह गई, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराते हुए मानिक के गले लगी रही। उसे भी मानिक के ऐसे गले लगे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ एसआर भी अपनी कार में बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और उसमें किसी को मैसेज किया। मैसेज करने के बाद एसआर ने एक गहरी सांस भी, फिर कार में ही बैठे अपने मैनेजर से कहा, अंडर्स को डायरेक्टर अरिजीत को फिल्म से निकाल दो। एसआर यह इसलिए कर रहा था क्योंकि जिस तरह अरिजीत ने अवनी से बात की थी उससे एसआर गुस्सा था और वह अरिजीत को सबक सिखाना चाहता था। यह मूवी अरिजीत की जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली थी और इसी ही उसे निकाल देना उसके लिए एक अच्छा सबक होने वाला था। और सर में सकीरा चतुर्वेदी के लिए कुछ? मैनेजर ने एसआर से पूछा। मैनेजर की बात सुनकर एसआर होठों पर एक डेविल मुस्कान आ गई और उसने कहा, नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं। ये कहते हुए एसआर फिर अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। फ्रेंड्स, आप सबको क्या लगता है आखिर यह एसआर कौन है और क्या होगा एसआर की एंट्री से मानिक और अवनी की जिंदगी में? क्या ये मानिक और अवनी की जिंदगी को बर्बाद करने आया है? चैप्टर 201 एसआर की खुशी और सर में सकीरा चतुर्वेदी के लिए कुछ? मैनेजर ने एसआर से पूछा। मैनेजर की बात सुनकर एसआर होठों पर एक डेविल मुस्कान आ गई और उसने कहा, नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं। ये कहते हुए एसआर फिर अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। एसआर यह इसलिए कर रहा था क्योंकि जिस तरह अरिजीत ने अवनी से बात की थी उससे एसआर गुस्सा था और वह अरिजीत को सबक सिखाना चाहता था। यह मूवी अरिजीत की जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली थी और इसी ही उसे निकाल देना उसके लिए एक अच्छा सबक होने वाला था। और सर में सकीरा चतुर्वेदी के लिए कुछ? मैनेजर ने एसआर से पूछा। मैनेजर की बात सुनकर एसआर होठों पर एक डेविल मुस्कान आ गई और उसने कहा, नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं। ये कहते हुए एसआर फिर अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। दूसरी तरफ डायरेक्टर अरिजीत को जैसे ही पता चला उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया है, उन्हें तो मानो सदमा ही लग गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी जो एसआर ने सीधे उन्हें फिल्म से निकलने का ही ऑर्डर दे दिया। वह एसआर से मिलना चाहते थे पर एसआर से तब तक कोई नहीं मिल सकता था जब तक एसआर खुद ना चाहे। डायरेक्टर अरिजीत कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय खून के आंसू रोने के। उन्हें तो ये भी नहीं पता था आखिर उनकी गलती क्या थी। दूसरी तरफ मानिक और अवनी की कार लोनावला में मौजूद मानिक के फार्म हाउस पर रुकी। मानिक अवनी को अपनी गोद में लिए ही कार से बाहर आया। मानिक और अवनी को इस तरह जाता देखकर धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं को तो सैंडल हिल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, सर हर वक्त उन्हें अपनी गोद में उठाए जो रखते हैं। ये कहते हुए धैर्य हंसने लगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ड्राइवर ने धैर्य से कहा। जैसे ही धैर्य को रिलायंस हुआ उसने यह बात शायद थोड़ी तेज बोल दी है। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, अंडर्स को अपना मुंह बंद रखना, अगर यह बात सर को पता चली तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ड्राइवर बेचारा अपना मुंह बंद करके बैठ गया। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर धैर्य उसे पर भड़क क्यों रहा है, जिसकी उसने तो धैर्य का ही साथ दिया था। फार्म हाउस में आने के बाद मानिक ने अवनी की तरफ देखा और फिर उसे कहा, अंडर्स को शायद यहाँ कुछ ड्रेस मौजूद है, तुम उनमें से कुछ पहन लो। मानिक की बात सुनकर अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिले और रूम की तरफ जाने लगी। तभी वहां तेज आवाज में बिजली कड़कने लगी, जिसे सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कोई तूफान आने वाला है। अवनी की बात सुनकर मानिक ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी पागल को देख रहा हो। तूफान के आने पर कौन इतना खुश होता है, तुम जल्दी जाकर चेंज कर लो, इससे पहले तुम्हारी तबीयत खराब हो, शायद बारिश भी होने वाली है। मानिक ने कहा। मानिक की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी भाग जल्दी से रूम में गई। उसने वह रोक खोला, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था।
तभी अवनी की नजर वहां मौजूद ड्रेस और शादियों पर पड़ी उन साड़ी को देखते ही अपनी के दिमाग में कुछ चलने लगा। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। पतिदेव चलो आज कुछ अलग ट्राई करते हैं, अवनी ने खुद से ही कहा और फिर मुस्कुराते हुए उसने एक ब्लैक कलर की साड़ी निकली। वह प्लेन ब्लैक कलर की साड़ी थी। उसे पर ना ही तो कोई एम्ब्रॉयडरी थी ना ही कुछ और। अवनी से लेकर सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। अवनी के आने से पहले ही मानिक ने वही विला के हाल में आग जलाई ताकि वहां का माहौल गर्म हो जाए। बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया था। बादलों ने चारों तरफ से पूरे आसमान को घेर लिया था और बाहर बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। मौसम को देखते हुए मानिक इतना तो समझ गया वह आज रात यहां से नहीं निकल सकता है। इसीलिए उसने सोचा उसे आज यही अवनी के साथ रहना चाहिए। मानिक अवनी और अपने डिनर की तैयारी भी करने लगा, क्योंकि उसे अवनी से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। डिनर बनाने की, अवनी के खाने बनाने की स्किल देखकर मानिक उसे खाना बनाने के लिए खाने वाला भी नहीं था। आखिर उसे अपनी जान जो प्यारी थी। दूसरी तरफ एसआर अपने रूम में खड़ा एक तस्वीर को देखे जा रहा था। एसआर रूम में बहुत सी तस्वीर मौजूद थी, जिन्हें देखकर एसआर ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को फाइनली आज तुम मेरी आंखों के सामने थी। अब बहुत जल्द तुम मेरे साथ रहोगी और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। मानिक बजाज या बजाज परिवार भी नहीं। एसआर की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बजाज परिवार को काफी अच्छे तरीके से जानता है। एसआर के हाथ में जो तस्वीर थी वह अवनी की थी। इसके अलावा एसआर के रूप में अवनी की और भी बहुत सारी तस्वीर मौजूद थी। पर आखिर ऐसा अवनी को जानता कैसे था और उसके पास अपनी कितनी सारी तस्वीर कैसे मौजूद थी। एसआर काफी खुश दिखाई दे रहा था। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। एसआर विला में मौजूद मेड भी समझ गई, जो से के साथ ही वहां रहती थी, कि एसआर काफी खुश है। वह मेड काफी बुद्धि थी, उसे से के बारे में सब कुछ पता था। फ्रेंड्स, आप सबको क्या लगता है आखिर यह एसआर कौन है और क्या होगा? 202 ऑफ बीवी। मानिक ने अपना कोट निकाल दिया था। वह इस वक्त पेंट और व्हाइट कलर के शर्ट में था। मानिक किचन में खाना बना रहा था। अवनी सीढ़ियों से नीचे आने लगी। मानिक ने सीढ़ियों की तरफ से जहां से अवनी ब्लैक कलर की साड़ी पहने नीचे आ रही थी। उसने अपने बालों का एक मैशी बन बना रखा था। उसने कोई ज्वेलरी नहीं पहन रखी थी। अवनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी अक्षरा की तरह। उसने अपने चेहरे पर मेकअप भी नहीं लगा रखा था। अवनी को देखकर मानिक ने अपनी जीभ को अपने होठों पर फेरा। उसकी गहरी नजरें अवनी पर ही थी। अवनी मानिक के पास किचन में आया। उसने देखा मानिक चॉपिंग कर रहा है। यह देख अवनी ने मानिक से कहा, यह मैं कर देती हूँ। ये कह अवनी ने अपनी साड़ी के पल्लू को आगे लेकर उसे कमर के पास अंदर डाला। मानिक की नजर अवनी पर से हट नहीं रही थी। अवनी की कमर रिवील हो रही थी। उसकी पतली कमर देखकर कोई भी फिसल जाए। मानिक बजाज तो क्या ही चीज थी। अवनी मानिक के हाथ से चाकू लेकर चॉपिंग करने लगे। तभी अवनी को एहसास हुआ मानिक कुछ नहीं कर रहा। ये देख उसने मानिक की तरफ देखा और फिर उससे कहा, पतिदेव मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। ये कहते हुए अवनी ने अपना मुंह बिल्कुल बच्चों की तरह बना लिया। अवनी की बात सुनकर मानिक होश में आया और फिर खाना बनाना लगा। उसका ध्यान बार बार अवनी पर ही जा रहा था। मानिक चाहकर भी अवनी से अपनी नजरें नहीं है पा रहा। अवनी बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। Why are you wearing this saree? मानिक ने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ अवनी से पूछा। मानिक की बात सुन अवनी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर कहा, अंडरस्को मुझे ये बहुत अच्छी लगी, खूबसूरत है ना। मैं सोच रही हूँ मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह हमेशा साड़ी पहनना चाहिए, कितना अच्छा लगेगा ना, और यह बहुत कंफर्टेबल भी होती है। अवनी की बात सुनकर मानिक अवनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। ये देख अवनी के कदम अपने आप पीछे की तरफ जाने लगे। 2 कदम पीछे लेते ही अवनी किचन सेल्फ से जा लगी। मानिक अवनी के बहुत करीब आ गया और उसने कुछ कहा नहीं। मानिक ने अपने दोनों हाथ अवनी की खुली कमर पर रखे। मानिक के ठंडे हाथों को अपनी कमर पर महसूस करते ही अवनी सिहर उठी। मानिक ने अवनी को ऊपर कर किचन सेल्फ पर बैठाया और अपने दोनों हाथों को साइड में कर धीरे धीरे अवनी के ऊपर लिन करने लगा। अवनी पीछे की तरफ जा रही थी। मानिक ने अवनी की आंखों में देखते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा, ओके टमेटो, आई विल बाय 365 साड़ीज फॉर यू फॉर 365 डेज। ये कहते हुए मानिक ने धीरे से अवनी के होठों के पास किस किया। अवनी की पकड़ किचन सेल्फ पर कस गई थी। मानिक की बात समझते ही उसका चेहरा लाल होने लगा। मानिक धीरे धीरे अवनी के पूरे चेहरे पर किस कर रहा था। वह अपने गर्म होठों को अवनी के गालों पर रख वहां किस करने लगा। मानिक अपने होठों से अवनी के गालों को खींच रहा था। मानिक के इस तरह किस करने पर अवनी के गाल सच में टमाटर की तरह लाल हो गए। मानिक ने ऐसे ही अवनी के दोनों गालों पर किस किया। अवनी की सांसें से ऊपर नीचे होने लगी थी। उसकी दिल की धड़कन में उसके काबू से बाहर थी। बीवी, यू मेड अ बिग मिस्टेक, नाउ रेडी फॉर योर पनिशमेंट। ये कहते हुए मानिक ने अवनी के चेहरे की तरफ देखा। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ये देख मानिक की होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने अवनी के होठों पर एक लाइट किस की और फिर अवनी के ऊपर से हटकर वापस डिनर बनाने लगा।
अवनी जो मानिक के हर मूव से पानी की तरह पिघले जा रही थी, उसे जैसे ही महसूस हुआ मानिक अब उसके ऊपर नहीं है, उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा मानिक बड़े आराम से वहां डिनर बना रहा था। मानिक को खाना बनाते देखकर अवनी अपनी आप को कंट्रोल करने लगी। तभी अवनी की नजर एक बार फिर मानिक पर पड़ी, पर इस बार अवनी की आंखों में कुछ और ही इमोशंस नजर आ रहे थे। मानिक ने अपनी शर्ट के ऊपर की 3 बटन खोल रखे थे और अपने हाथों की स्लीव को भी ऊपर कर फोल्ड कर रखा था। मानिक बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। मानिक की तरफ देखते हुए अवनी मानिक और खुद को एक साथ बेड पर इमेजिन करने लगी, जिसमें मानिक अवनी को किस करते हुए उसकी साड़ी निकाल रहा था और अवनी मानिक की शर्ट। ये सब सोचते हुए अवनी अपने होठों चबा रही थी। वही मानिक जो खाना बना रहा था, उसने अवनी की तरफ देखा और फिर नाइफ को अवनी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, बीवी यू कांट बाइट देम, दे आर ओनली माइन। मानिक की बात सुनकर अवनी ने तुरंत अपने होठों को खाना बंद किया और फिर सेल्फ से नीचे उतर आए। उसने अपनी गर्दन को झटका, उसे यकीन नहीं हो रहा था वह क्या सोचे जा रही थी। अवनी ने अपने मन में खुद से ही कहा, तुम पागल हो गई हो अवनी। आज अवनी भी खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वह खुद अभी मानिक के साथ रोमांटिक होना चाहती थी। अवनी फिर से मानिक के पास खड़े होकर चॉपिंग करने लगी। थोड़ी देर में ही उनका डिनर रेडी हो चुका था। मानिक ने अपने आप को इस वक्त तक बहुत कंट्रोल किया था, वरना अवनी ने तो उसे सेड्यूस करने में एक पल नहीं छोड़ा था। चाहे अवनी यह जानबूझकर ना कर रही हो, फिर भी मानिक अवनी से सेड्यूस हो रहा था। मानिक और अवनी दोनों ही एक दूसरे के सामने वाली चेयर पर बैठ गए। मानिक ने डिनर में गर्मा गर्म व्हाइट सॉस पास्ता बनाई थी, जो अवनी को बहुत पसंद थी। वहां का मौसम काफी ठंडा हो चुका था। ऐसा लग रहा किसी भी पर आसमान से बारिश होने लगेगी। उस ठंडे मौसम में वह गर्म पास्ता किसी अमृत के जैसे लग रहे थे। मानिक ने सिर्फ एक प्लेट में पास्ता को सर्व किया। ये देख अवनी ने मुंह बनाते हुए मानिक से कहा, आपने मेरे लिए सर्व क्यों नहीं किया। अवनी की बात सुनकर मानिक ने अवनी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हम दोनों साथ में खाने वाले हैं। ये कहते हुए मानिक अपनी चेयर को लेकर अवनी के पास आकर बैठ गया। मानिक ने अवनी के सामने खाने की प्लेट की अपनी मुस्कुराते हुए पास्ता खाने लगी। तभी अवनी ने गर्म पास्ता ही अपने मुंह में डाल लिया, जिससे अवनी की आंखें बाहर आने को तैयार थी। उसने तुरंत पानी का गिलास लिया और पानी पीने लगी। अवनी को इस तरह खाता देखकर मानिक ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और फिर कहा, तुम अभी भी बच्ची हो। ये कहते हुए मानिक ने अपनी चम्मच में पास्ता लिया और फिर उसे फूंक मारकर ठंडा करने लगा। मानिक ने पास्ता अवनी के मुंह के सामने किया। अवनी ने मानिक की तरफ देखा और वह पास्ता खा लिया। मानिक ऐसे ही एक एक कर अवनी को पास्ता खिलाने लगा। अवनी टेबल से अपनी कोहानी टिकाए अपने चेहरे को अपने हाथ पर रख मानिक की तरफ देखने लगी। क्या सच में वह इतनी लकी थी कि जो उसे इतना केयरिंग हस्बैंड मिला। मानिक को अपनी इतनी चिंता करते देखकर अवनी के होठों से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो ट्रस्ट मी बीवी, आज हम डिनर नहीं कर पाएंगे। मानिक ने बिना अवनी की तरफ देख कहा, क्योंकि वह जब भी अवनी की तरफ देख रहा था वह अपना कंट्रोल लूज करने पर मजबूर हो रहा था। मानिक की बात सुनकर अवनी ने तुरंत अपनी नजरें मानिक से हटा ली और फिर खुद में ही धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। मानिक अवनी डिनर ही कर रहे थे कि तभी वहां बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की आवाज सुनते ही अवनी तुरंत भागते हुए खिड़की के पास आए। हॉल में ही एक बहुत बड़ी खिड़की मौजूद थी, जो इस वक्त खुली थी। खिड़की से बारिश का पानी अंदर आ रहा था। बाहर की तरफ देखते हुए अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बाहर जाना है। ये कहते हुए अवनी जैसे ही पीछे को हुई, उसे महसूस हुआ मानिक ठीक उसके पीछे है। तुम कहीं नहीं जा सकती। मानिक ने अवनी के गर्दन पर अपना चेहरा रख और उसे पीछे से अपने गले लगाते हुए कहा। मानिक की बात सुन अवनी ने मानिक के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए कहा, पर क्यों। ये कहते हुए अवनी ने खिड़की से बाहर अपनी दोनों हाथ कर दिए। बारिश का पानी उसके हाथों में इकट्ठा हो रहा था। अवनी अपना हाथ अंदर करो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और ऐसे बिन मौसम बारिश में भीगने से तबीयत खराब हो सकती है। मानिक की बात सुन अवनी ने अपने हाथों में मौजूद पानी को मानिक के चेहरे पर डालते हुए कहा, कुछ नहीं होगा मिस्टर सरू, मैं हमेशा बारिश में भीगती हूँ। ये कहते हुए अवनी मुस्कुराने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। बारिश के पानी की बूंदें अवनी के चेहरे पर आ रही थी। बारिश का पानी बहुत ठंडा था, जिससे अवनी की आंखें बंद हो गई। मानिक अवनी के पास ही खड़ा था। उसने अवनी की तरफ देखा। अवनी के पूरे चेहरे और नेक पर पानी की बूंदें थी। मानिक का ध्यान एक पानी की बूंद पर गया, जो अवनी के गर्दन से होते हुए धीरे धीरे अवनी के ब्लाउज के अंदर जाने लगी, जिसे देख मानिक का गला सूखने लग। आई जस्ट कांट। ये कहते हुए मानिक ने अवनी का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ किया और तुरंत अपने होठों को अवनी के होठों पर रख उसे किस करने लगा। मानिक काफी वाइल्ड किस कर रहा था, जैसे अभी अवनी को पूरी तरह से खा जाएगा। इतनी देर से कंट्रोल करने के कारण मानिक का और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया था। उसने अवनी को अपनी गोद में उठाया और पास में ही मौजूद सोफे पर बैठा दिया। मानिक अवनी को किस करते हुए अवनी के ऊपर लीन होने लगा। अवनी पीछे की तरफ जाते जाते उस सोफे पर पूरी तरह से लेट चुकी थी। अवनी को किस करते मानिक का एक हाथ अवनी के बालों में था और दूसरा अवनी की कमर पर, जो लगातार होने की कमर को धीरे धीरे सहला रहा था।
बारिश की वजह से वैसे ही वहाँ का माहौल काफी ठंडा हो गया था, पर अवनी और मानिक के अंदर तो अभी बहुत गर्मी बाकी थी। वह दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे जैसे दो जिस्म एक जान है। मानिक ने अवनी की होठों को छोड़ा, फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यू आर लुकिंग वेरी टेम्पटिंग बेबी। मानिक की बात सुनकर अवनी को अपनी पूरी बॉडी जलती हुई सी महसूस हो रही थी। मानिक ने अपनी जीभ को अवनी के ब्लाउज के ठीक ऊपर रखा और वहां लिक करने लगा। अवनी ने मानिक के कंधों पर अपने हाथ रखे और धीरे से कहा, मानक। अवनी की आवाज काफी धीरे और भरी मदहोशी भरी थी, जिसे सुनकर मानिक ने अवनी के हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ उन्हें ऊपर की तरफ कर दिया। मानिक अपनी गर्म जीभ से अवनी के क्लीवेज और नेक को लीक जा रहा था। मानिक के अवनी को ऐसे लिक कर रहा था जैसे वह कोई टेस्टी सी आइसक्रीम हो। मानिक के इस तरह लिक करने से अवनी के मुंह से आहें निकलने लगी थी। अवनी खुद को कंट्रोल करना चाहती थी, पर वह नहीं कर पा रही थी। उसे नहीं पता था उसकी इन आवाजों को सुनकर मानिक अपना और ज्यादा कंट्रोल हो रहा है। अवनी की बॉडी पर जितने भी पानी की बूंदे थी, मानिक ने उन सभी को लीक कर लिया था। मानिक अवनी के गालों पर आ गया। अवनी के गालों को बाइट करते हुए मानिक ने धीरे से कहा, यू आर ओनली माइन टोमेटो। ये कहते हुए मानिक ने अवनी के साड़ी के पल्लू को हटा दिया। मानिक की नजरें अवनी के सीने पर ही थी, जो उसके तेज सांस लेने की वजह से बार बार ऊपर नीचे हो रहा था और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। मानिक ने एक झटके में अवनी को कमर से पकड़ ऊपर की तरफ किया और खुद उसके नीचे आ गया। वह सोफा बहुत बड़ा था, सिंगल बेड की तरफ, पर उसमें एक साथ वह दोनों नहीं आ सकते थे। अवनी मानिक के ऊपर थी। अवनी ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। मानिक ने अवनी के आंखों पर किस कर कहा, ओपन योर आइज बेबी। मानिक के इस तरह कहने पर अवनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें मानिक के चेहरे पर गई, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था वह इस वक्त कितना इम्पेशेंट है। मानिक के हाथ अवनी के पीठ पर थे। वह धीरे धीरे अवनी के ब्लाउज को खोलने लगा था। अवनी का ब्लाउज लूज होकर उसकी कंधों से गिरने को हुआ। ये देख अवनी ने अपने हाथों से अपने ब्लाउज को रोकना चाहा तो मानिक ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, क्या तुम नहीं चाहती मैं आगे बढ़ूं? मानिक की बात सुनकर अवनी ने मानिक की तरफ देखा और फिर अपने हाथ को हटा तुरंत अपने होठों को मानिक के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगी रही। अवनी का ब्लाउज पूरी तरह से निकलने ही वाला था। मानिक ने बस मदद की और उसके ब्लाउज को उसके हाथों से निकाल साइड फेंक दिया। आज अवनी और मानिक दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले। उन दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। अवनी मानिक के पर एक दूसरे से टच हो रही थी। अवनी अपने पैरों को मानिक के पैरों से रगड़ रही थी। एक बार फिर मानिक ने घूमकर अवनी को अपने नीचे कर लिया और अपने होठों को अवनी के सीने पर रख दिया। वह लगातार अवनी को किस किए जा रहा था। वह अवनी के सीने को अपने मुंह में लेते हुए अपने दूसरे हाथ से अवनी के पेट को सहला रहा था। अवनी अपने मुंह से मनमोहन आहें भरे जा रही थी। उसके हाथ लगातार मानिक के बालों को सहला रहे थे। तभी मानिक ने जोर से अवनी के सीने पर बाइट कर लिया, जिससे अवनी की चीखक निकल गई। पर आज मानिक नहीं रुकने वाला था। वह अवनी की कमर पर आया। वह अवनी की पूरी बाइट किए जा रहा था और लाल निशान छोड़े जा रहा था। रेडी फॉर योर पनिशमेंट बेबी। ये कहते हुए मानिक ने अवनी की स्कर्ट को भी निकालकर साइड में फेंक दिया और फिर बड़े ही वाइल्ड तरीके से अवनी को प्रोवोक करने लगा। मानिक के इस तरह प्रोवोक करने से अवनी की बॉडी लगातार मूव किया जा रही थी। उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी भट्टी की तरफ गर्म हो चुकी थी। पर मानिक आज इतनी इजीली अवनी को छोड़ने के मूड में नहीं था। मानिक प्लीज डोंट, अवनी ने कहा। वह लगातार अपने होठों को काटे जा रही थी। ओह बेबी, मानिक ने कहा और फिर अवनी के ऊपर जाकर उसे किस करते हुए अवनी को प्लेजर देने लगा। मानिक को अपने अंदर महसूस कर अवनी अब गहरी गहरी सांस ले रही थी। उससे भी बहुत मजा आ रहा था। उसे अब राहत सी महसूस होने लगी थी। मानिक अवनी उस ठंडे मौसम में गर्मी पैदा कर रहे थे। Chapter 203 गुड मॉर्निंग बीवी। मानिक प्लीज डोंट, अवनी ने कहा। वह लगातार अपने होठों को काटे जा रही थी। ओह बीवी, मानिक ने कहा और फिर अवनी के ऊपर जाकर उसे किस करते हुए अवनी को प्लेजर देने लगा। मानिक को अपने अंदर महसूस कर अवनी अब गहरी गहरी सांस ले रही थी। उससे भी बहुत मजा आ रहा था। उसे अब राहत सी महसूस होने लगी थी। मानिक अवनी उस ठंडे मौसम में गर्मी पैदा कर रहे थे। अगले दिन सुबह मानिक की नींद अपने आप ही खुल गई। मानिक ने देखा अवनी बढ़िया आराम से उसके ऊपर सो रही है। अवनी का चेहरा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था, पर उसके चेहरे पर थकावट भी साफ देखी जा सकती थी। मानिक ने अपना हाथ अपने सर के पीछे किया और फिर मुस्कुराते हुए अवनी की तरफ देखने लगा। मानिक आज खुलकर मुस्कुरा रहा था। मानिक की यह मुस्कुराहट शायद ही किसी ने देखी होगी। मानिक ने अवनी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बीवी। मानिक की आवाज सुनकर अवनी कसमसाई और फिर से सो गई। उसका अभी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। यह देखकर मानिक ने अवनी को अपनी गोद में उठाया और फिर उसे बड़े आराम बेडरूम की तरफ लेकर जाने लगा। मानिक ने अवनी को बेड पर आराम से लेता है और खुद वॉशरूम की तरफ चला गया। मानिक जब शॉवर लेकर बाहर आया, उसने देखा अवनी आलसी नजरों से अपने फोन को देखते हुए बेड पर बैठी थी।
उसका फोन लगातार रिंग कर रहा था। अवनी अभी भी नींद में थी। अवनी ने कॉल पिक किया और उसे स्पीकर पर कर अपनी नींद भरी आवाज में हेलो कहा। दूसरी तरफ से उसे वीर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर अवनी ने नींद में कहा, तुम मुझे इतनी सुबह कॉल क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? अवनी की बात सुनकर वीर ने कॉल पर हंसते हुए कहा, वह मैडम अभी सुबह के 10 बजे बज रहे हैं। ये तुम्हारे लिए जल्दी होगा, बाकी सबके लिए नहीं। मानिक ने जैसे ही अवनी के मुंह से वीर सुना, वह तुरंत आगे आए और उसने अवनी के हाथ से फोन ले लिया। क्या तुम्हें पता नहीं है किसी कपल को सुबह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? मानिक ने रूड वॉइस में कहा। मानिक की आवाज सुनते ही वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी कितनी अच्छी कोयल की आवाज सुन रहा था, बीच में ये कड़वा करेला कहां से आ गया? अगर तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुननी है तो आगे से कभी मेरी वाइफ के फोन पर कॉल मत करना, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुनकर वीर ने अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा मानिक, अवनी मेरी दोस्त भी है और मेरा जब मन होगा तब मैं उसे कॉल करूंगा। अवनी जो नींद में थी वह उन दोनों की लड़ाई देखकर इरिटेट होने लगी थी। उसने इरिटेशन भरी आवाज में कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों की? क्यों हर वक्त तुम्हें आर्गुमेंट करना रहता है? अवनी की बात सुनकर मानिक ने अवनी की तरफ देख कहा, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करता, तुम्हारा ये बेवकूफ दोस्त करता है। दूसरी तरफ कॉल पर से वीर की आवाज सुनाई दी, मैंने तो हमेशा से ही तुम्हें कहा था अवनी, ये तुम्हारा पति कुछ ठीक नहीं है, यह जरूर कोई मेंटल पेशेंट है, तुम इसे जाकर हॉस्पिटल में दिखाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेंटल पेशेंट बोलने की? मानिक ने गुस्से में कहा। मानिक की बात सुन वीर ने भी कहा, अंडरस्को, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? क्योंकि तुम हो बेवकूफ, मानिक ने कहा। उन दोनों को एक बार फिर लड़ते देखकर अवनी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को शट अप। अवनी की आवाज सुन वह दोनों ही बिल्कुल चुप हो गए। ये देख अवनी ने गुस्से में मानिक की तरफ देखा और फिर उससे कहा, जाकर रेडी हो जाओ। अवनी की बात सुनकर मानिक ने उसकी तरफ देखा, वह कुछ कहता है इससे पहले कि अवनी उसे अपनी आंखें छोटे कर घूरने लगी। अवनी की वार्निंग भारी नजरें देखकर मानिक बेचारा एक पल के लिए डर गया। ऐसे तो मालिक बजाज किसी से नहीं डरता था, पर उसे अपनी बीवी से डर जरूर लगता था। मानिक ने फिर एक नजर के फोन को घूरा और फिर वहां से चला गया। मानिक के जाते ही अवनी ने कॉल प्रवीण से कहा, अभी बताओ क्या हुआ है, तुमने मुझे इतनी सुबह कॉल क्यों किया? वीर ने मुस्कुराते हुए अवनी से कहा, मैंने तो बस तुम्हें याद करने के लिए कॉल किया था। वीर की बात सुन अवनी को भी गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में कहा, मानिक सही कहता है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता भी है मैं कितनी अच्छी नींद में थी। आगे से कभी याद करने के लिए तुमने मुझे कॉल किया ना, तो तुम्हें तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर दूंगी। अवनी की बातें सुनकर वीर ने उसे रोकते हुए कहा, अरे झांसी की रानी में मजाक कर रहा था, वह संवी तुमसे मिलना चाहती है, उसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया है, उसे इस बात का गिल्ट अभी भी है, तो एक बार तुम उससे मिल लो। वीर की बात सुनकर अवनी का गुस्सा कम हुआ। उसने ओके बोला और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद उन दोनों ने कॉल रख दिया। अब अवनी की नींद भी खुल चुकी थी। वह उठी और सीधे वॉशरूम की तरफ चली थी। लगभग 15 मिनट बाद अवनी जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा रूम में मानिक कहीं पर भी नहीं है, ना ही वह चेंजिंग रूम में था। ये देख अवनी ने अपनी गर्दन ना में हिलाई, फिर येलो कलर का सूट पहन नीचे चली गई। नीचे आकर अवनी की नजर मानिक भर गई, जो किचन में कुछ बना रहा था। मानिक को देखते ही अवनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अवनी मानिक के पास कोई और उसने पीछे से मानिक को हक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पतिदेव, तुम यहाँ क्या कर रही हो गई तुम्हारी अपने दोस्त से बात? अगर बाकी है तो और भी कर सकती हो, मानिक ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। मानिक की बात सुन अवनी मुस्कुरा दी। हर हर महादेव। Chapter 204 यू ए फ्लैट से रिपीटेड चैप्टर्स नहीं आएंगे फ्रेंड। मानक प्लीज डोंट, अवनी ने कहा। वह लगातार अपने होठों को काटे जा रही थी।